आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं राज्य भर में घटित कुछ खास खबरों पर। कम लागत में ज्यादा पैसे कमा कर देने का लालच देकर सैकड़ों निवेशकों को लूटने वाला जालसाज आरोपी अनिरुद्ध होशिंग गिरफ्तार होने के बाद अब जेल की सजा काट रहा है। आरोपी अनिरुद्ध होशिंग ने निवेशकों को रेलवे और पर्यटन विभाग में निकलने वाले टेंडर में लाखों रुपए कमाने का झांसा देकर करोड़ों रुपयों से लूट लिया। लेकिन क्या इस पूरे मामले में होशिंग अकेला शामिल था या उसके साथ और भी लोग थे जो इस ठगबाजी के कारोबार में बराबर के हिस्सेदार थे? क्योंकि अनिरुद्ध होशिंग नाम का ये आरोपी निडर होकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिग बी अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत का नाम भी लेने से नहीं चूकता था। निवेशकों की माने तो अनिरुद्ध होशिंग की इस जालसाजी में सबसे बड़ा मोहरा यानी मीरा फडणवीस है, जिसने संघ परिवार से जुड़े होने का फायदा उठाकर निवेशकों के भरोसे को तोड़ते हुए सभी को इस लूटपाट के धंधे में पैसे निवेश करने के लिए उकसाया। लेकिन पुलिस मीरा फडणवीस के मामले में अब भी चुप्पी साधे बैठी है। आरोपी अरेस्ट होने के बाद भी क्या निवेशकों की जिंदगी में खुशी लौट आई है? आइए जानते हैं इस ठगबाज अनिरुद्ध होशिंग नामक जालसाज का शिकार हुए कुछ निवेशकों की जुबानी इस लूटपाट के व्यापार की दास्तां। पुलिस ने अनिरुद्ध होशिंग नामक एक जालसाज को गिरफ्तार किया था। ये जालसाज जो है अभी पुलिस की हिरासत में है और फिलहाल नागपुर सेंट्रल जेल में ये फिलहाल कैदी बनकर सज़ा काट रहा है। इसके हिरासत में आने के बाद में, इसकी सज़ा काटने के बाद में क्या इन्वेस्टर्स का जो नुकसान हुआ था वो भरपाई हो चुकी है? इन्वेस्टर्स उसके पकड़े जाने के बाद में खुश है? इन्वेस्टर्स को जो चाहते थे वो उनके मन मुताबिक हो पा रहा है? क्या पुलिस उनकी मदद कर पा रही है? हम जानेंगे। इस वक्त में अनिरुद्ध होशिंग का शिकार जो हो चुके हैं वो सारे लोग अपने साथ में हैं, यानी कि ये सारे इन्वेस्टर्स अपने साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। रिलेशन में और जो संघ परिवार के स्वयंसेवक हैं या उनके आसपास जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको मीरा फडणवीस नाम की एक महिला जो यवतमाल की रहने वाली है, उस संघ का एक विभाग है क्रीड़ा विभाग करके, उसकी एक पदाधिकारी है जिनसे मुलाकात सभी स्वयंसेवक की होते रहती थी, क्योंकि 25 साल से वो संघ की पदाधिकारी है। तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने नवंबर 2021 में सबको ये बताया कि मैं क्रीड़ा विभाग के अलावा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की भी एक अधिकारी हूँ, जो एक राष्ट्रीय उसमें पदोन्नति करके उसको मिला गया है। और वहाँ पे अनिरुद्ध होशिंग करके एक सरकारी ऑफिसर है जो मेरे बहुत करीबी हैं। वहाँ पे एक ऐसी स्कीम चल रही है जो सिर्फ़ और सिर्फ उस डिपार्टमेंट वालों को पता है और बाहर नहीं आती है वो टेंडर। तो उसमें आप पैसे डालो, वो पैसे आपको 15 दिन में वापस आ जाएंगे और करीबन 10 साल तक आपको हर साल पूंजी आते जाएगी। इसमें पहले कई लोगों ने इन्वेस्ट किया, कुछ राजनेताओं ने, कुछ एक्टर्स ने, ऐसे उन्होंने नाम बताया, राजनाथ सिंह, राजीव शुक्ल, ऐसे उन्होंने काफ़ी सारे नाम बताए। उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किया और वो अभी तक वो चला ही रहे हैं। लेकिन अभी टेंडर होने का है, आप लोग पैसे डालो, 2 महीने में आपको पैसे भी वापस आ जाएंगे और आजीवन आपको 10 साल तक कमाई भी आते रहेगी हर माह। तो ऐसा करके हमको लुभावने उन्होंने सपने दिखाए और एक परिवार के सदस्य होने के नाते हम सब ने उनके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि एक परिवार का सदस्य, एक बहन अगर भाई को बोलती है कि आप डालो, मैं आपकी रिस्क लेती हूँ, नहीं हुआ तो मैं आपको दूंगी, तो बट नेचुरली वो पैसे इन्वेस्ट कर ही देते हैं। इस तरह एक एक जन उसमें आते गया। यवतमाल के हमारी नीलिमा ताई, मानिक पांडे जी, इनको भी सबसे पहले इन्हीं को उन्होंने भावुकता में लेके फंसाया, जानबूझ के फंसाया, रैकेट में फंसाया। वो जानती थी कि इसमें कुछ भी स्कीम में है नहीं, फिर भी उन्होंने जानबूझ के फंसाया। ऐसे करते करते टोटल 70 के आसपास लोगों को उन्होंने फंसाया और करीब 7 से 8 करोड़ रुपया सबका अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है किसी न किसी नाम से। उन्होंने 8 से 10 अकाउंट बताए थे कि इसमें ट्रांसफ़र करो। तो ये महिला जो है, एक महिला ना होते हुए एक बहुत जालसाज युवती है, जिन्होंने जानबूझ के पैसे की लालच में अपने ही भाई बहनों और रिश्तेदारों और संघ परिवार के स्वयंसेवकों को, जिनकी मेहनत की कमाई है, लोन से ली हुई कमाई है,
अभी तक कई लोग उसमें ब्याज भी भर रहे हैं। इतने लोगों को उन्होंने विश्वास में लेके बड़े प्यार से तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, ऐसे कर करके फंसाया है। और जो मैं तो कहूँगा जो आरोपी पकड़ा गया अनिरुद्ध होशिंग, वो तो दूसरे नंबर का आरोपी है। पहला आरोपी मीराताई फडणवीस और उसकी बेटी शर्वरी फडणवीस है, जो पढ़ी लिखी है, लेकिन इतने जालसाज रूप से उन्होंने पूरे परिवार, पूरे लोगों को फंसाया है। दूसरा विषय ऐसा है कि ये जो पकड़ा गया है अनिरुद्ध होशिंग, ये तो मुझे ऐसे लगता है कि मोहरा है। और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने भी मीरा फडणवीस का नाम लिया कि इनके डायरेक्टरशिप में ही पूरी योजना चलती थी। तो मेरी ऐसी विनती है आपसे कि ये जो है सिर्फ राज्य का ना होते हुए एक ये अंतर्राज्यीय, और मुझे ऐसा लगता है कि देश के बाहर के लोगों का भी इन्होंने पैसा इन्होंने फंसाया है। पैसा तो एक है ही, उसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम का दुरुपयोग किया है। भारतीय जो एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, जिसको अपन राष्ट्र चिन्ह कहते हैं, उसका भी दुरुपयोग किया है। तो ये छोटा मोटा सिर्फ जालसाजी का अपराध न होते हुए एक राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह का भी एक उनके ऊपर कोई ना कोई एफआईआर में इल्ज़ाम लगना चाहिए। और हमारी विनती है कि मीरा फडणवीस और उसकी बेटी शर्वरी फडणवीस को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको सज़ा देनी चाहिए। मीरा फडणवीस मुख्य आरोपी बननी चाहिए, ऐसा क्यों लगता है आपको? या सगळ्याची सूत्रधार ती स्वतःच आहे, कारण तिच्या सांगण्याप्रमाणेच आपण या सगळ्या गोष्टी आपण करत गेलो। अनिरुद्ध होशिंगला कोणीही ओळखत नाही, जे इन्व्हेस्टर आहेत ते मीरा फडणवीसला ओळखतात आणि गेले 20 वर्ष झाले ती यवतमाळात राहते। एक सामाजिक कार्य करणारी आणि सर्वांच्यासाठी धावून जाणारी अशी ती व्यक्तिमत्व होतं की तिच्यावरती कोणीही डोळे बंद करून विश्वास ठेवू शकेल की मीराताईंनी सांगितलं आहे तर हे काम तेवढंच खरं आहे असं सुरुवातीला वाटत गेलं। पण नंतर हळूहळू गोष्टी जेव्हा लक्षात आल्या की या सगळ्या म्हणजे तिच्या ज्या हौस मौस जी काही तिची राहिलेली होती त्या कंप्लीट करण्यासाठी आणि मुलांचं शिक्षण म्हणा किंवा मुलांना फॉरेनला पाठवायचं आहे, आता कमाई नाही आहे तर ही अशाही पद्धतीने आपण कमाई करू शकतो, ही जी काही तिच्या याच्यात आयडिया आली त्या आयडियाचा तिने या पद्धतीने उपयोग करून लोकांना फसवलं सगळं। आपका कितना पैसा इसमें लॉस हुआ है? फिलहाल कितना पैसा निवेश किया आपने? मेरा 90 लाख रुपए है और पूरा जो है वो पूरा लोन के ऊपर मैंने दिया हुआ है। उसको ये भी पता था कि मैं जो भी पैसा देने वाली हूँ उसने ही मुझे बताया कि तेरे पास में प्लॉट है आणि या याच्यामध्ये जर आपण इन्व्हेस्ट करतो आहे तर ही जी काही रक्कम होती ही 40% रक्कम ही रिटर्न येणार होती। तुम्ही हे टेंडर भरल्यानंतर त्याच्यात ॲग्रीमेंट झाल्यानंतर 40% रक्कम ही रिफंड होणार होती। त्याच्यामुळे लोन जे होतं हे फार कमी पैशांवरती होतं। तर आणि येणारे जे काही रक्कम होती साधारण रेल्वे टेंडर जे होतं ते 8 लाख रुपये महिना मला मिळणार होता असं तिने मला स्वप्न दाखवलं होतं। आणि इनोवा आणि क्रिस्टा याचं हे वेगळं टेंडर होतं, तर त्याचेही पैसे मला वेगळे मिळतील। तर या याच्यामध्ये मी जे काय घेतलेलं लोन आहे हे माझं साधारण 2 वर्षामध्ये नील होईल असं सगळं त्या बँकवाल्यांनाही ते सगळं मान्य झालं आणि त्यांनी त्या पद्धतीने लोनची प्रोसेस करून मला हे पैसे लोन करून ट्रांसफ़र करण्यासाठी दिले होते। मैडम 90 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है, अभी का स्टेटस कैसा है, कैसा गुजार रही है आप सब? लोन जो है 12 लाख रुपये त्याचं नुसतं व्याजच झालेलं आहे आणि बाकीची जी काय अमाऊंट आहे ती कुठेही काहीही भरल्या गेली नाही, कारण करोनामध्ये आर्थिक कमाईच काही नसल्यामुळे माझ्या मिस्टरांचा पेपर एजन्सीचा व्यवसाय आहे, ते मेन डीलर म्हणून यवतमाळला काम करतात आणि मी एक LIC होल्डर म्हणून काम करते। तर करोनामुळे पेपर पण बरेच बंद होऊन गेले होते आणि पॉलिसीज पण बऱ्याच बंद झाल्या होत्या। तर पैशाची आर्थिक चणचण थोडी सुरू झाली असल्यामुळे की काही आपण करू शकतो का, नवीन कुठून अर्निंग मिळू शकतं का, या विचारामध्ये असल्यामुळे एक मैत्रीण म्हणून मी तिच्याशी हा सगळा विषय बोलली होती। आम्ही प्रांत बैठक करून वरोऱ्याची क्रीडा भारतीची आम्ही परत जात असताना माझा आणि तिचा या विषयावरती बोलणं झालं आणि जेव्हा मी तिला सांगितलं की मीरा ते थोडी आर्थिक अडचण आहे, काय करू शकतो आपण, तर 2 दिवसानंतर तिने पर्यटन विभागात तिची सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली आहे। 2 गाड्या कॅन्सल झाल्या आहेत, माणिक तू लावू शकतेस, करू शकतेस, पण आर्थिक अडचण असल्यामुळे ते जे काय 30 लाख रुपये जे द्यायचे होते तेही देण्यासाठी माझ्याजवळ पैसे नव्हते। तर म्हणे अगं 15 दिवसाची गोष्ट आहे, तू लोन करू शकतेस, कुठे होतं का बघ। आणि
तसं सांगितल्यामुळे मग बँकेकडे जाऊन लोन मिळू शकतं का, होऊ शकतं का, अशा पद्धतीने आम्ही ते लोन करून तिला ते दिल्या गेले. अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, क्या इनकी परिस्थिति थी पहले का किस तरह? उसने बचपन जो है वो विद्यार्थी परिषद का काम करती थी और उसमें वो प्राचारिका करके निकली थी और 12-15 साल से यवतमाल में रहने आई. वो सामाजिक बहुत सारे क्षेत्रों में गरीबों के लिए काम करना ये, पर वो उसके पास खुद का कुछ घर भी नहीं था क्योंकि उसके हस्बैंड भी 7-8 साल पहले एक्सपायर हो गए थे. वो सादा एक्सपोर्ट्स में गवर्नमेंट में थे और दोनों बच्चे छोटे ही थे. तो उसके पास ऐसा जो किराए के घर में रहना, घर में बहुत कुछ नहीं है, इस स्थिति में रहती थी. और सब लोग वो सोशल सब जगहों को बहुत मतलब किसी को कुछ भी काम रहा तो वो बचपन से विद्यार्थी परिषद में रहने से उसके साथ जितने भी बड़े बड़े आमदार खासदार लोग थे उसके बहुत सारे लोगों से पहचान थी. तो उसको कोई भी काम बोला तो ऐसा वो हमारे से कभी झूठ बोलेगी या ऐसा कुछ करेंगे हम नहीं. तो हम लोग इतने जल्दी विश्वास करने वाले लोग नहीं. आप अगर सभी लोगों का देखेंगे सब अच्छे घर के लोग, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, फिर भी अगर फंस गए तो एक बहुत बड़ा विश्वास, मतलब वो विश्वास इतना बड़ा था कि वो कहीं झूठ बोल सकती है, ऐसा कभी समझ में नहीं आया. पर उसने ये क्यों किया, बस हमें यही बोलना है कि पुलिस स्टेशन ने या पुलिस वालों ने या जो भी कोर्ट ने उसको पकड़ के वो क्या हुआ ये उससे जानेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि ये क्या है, इसके पीछे और कौन सा बड़ा षड्यंत्र है, उसको ये क्यों करना पड़ा. ये हम अभी सिर्फ हमारा मन का आपने कितना निवेश किया इसमें? मेरा 2 गाड़ी यानी 6.5 लाख रुपए की गाड़ी थी. 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इसमें, मेरे 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किए. पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही या फिर पुलिस क्यों उस पर कार्रवाई नहीं करे, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि जिस आरोपी को उन्होंने लखनऊ से दिन रात एक करके पुलिस ने वहाँ के अनिरुद्ध होशिंग को, आरोपी को यहाँ पकड़ के लाया और यहाँ एक छोटी सी महिला कार्यकर्ता को नागपुर में वो रह रही है अभी, उसको नहीं पकड़ पा रहे. ये बहुत आश्चर्य का विषय है. ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनको राजनीतिक प्रेशर या उन्होंने अपने पुराने संबंधों को यूज़ करके कहीं तो भी लोगों को गलत कहानी बता के वो गिरफ्तारी से बच रही है. बट हमें विश्वास है वो ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी क्योंकि ये सब बहुत सीधे सारे और समाज से भी लोगों का उन्होंने पैसा लिया है. एक का भी पैसा ऐसा नहीं है कि भैया बहुत सारा, सबने रोजी रोटी के लिए उसमें इन्वेस्ट किया है. जैसे मैंने भी 20 लाख रुपए उनको दिए. उन्होंने कहा था कि बस मैंने तो 15 नवंबर को दिए, बोले 1 दिसंबर को आपका इनविटेशन कार्ड उन्होंने मेरे हाथ में दिया, आदरणीय मोदी जी के हाथ का. अमिताभ बच्चन उसमें आ रहे हैं. पुलिस ने जो पहले किया उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी पैसे के लुभावने में कहो या फिर राजनीतिक प्रेशर में कहो या किसी के सरनेम का दुरुपयोग करके मीरा फडणवीस कहीं ना कहीं बच रही है. तो ये सब चीज़ें पुलिस को सभी तरफ से बुद्धि को यूज़ करके उनको एक आरोपी की तरह उसको लेना चाहिए, ना कि कोई राजनीतिक उसके ऊपर कहीं तो भी दबाव आए. इस सब चीज़ों से पुलिस ने दूर रहना चाहिए. और आरोपी आरोपी है, दोषी दोषी है, कोई भी इसका रहे. तो हमें पुलिस से भी ये विनती है, राज्य सरकार से विनती है और उससे ज़्यादा केंद्र सरकार से भी ये विनती है. ये आरोपी सिर्फ पैसे के आरोपी नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह का केस होना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल एम्बलम और मोदी जी के नाम को कोई यूज़ करता है तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए. मुझे ऐसे राष्ट्रद्रोह से कम सज़ा होनी नहीं चाहिए. उसके साथ में और कम से कम 8 से 10 लोग हैं, 6 तो अकाउंट है जिनके अकाउंट में पैसा जाता था, वो अपना कमीशन रख के बाकी पैसा अनिरुद्ध और मीरा फडणवीस को देते थे, वो कैश के रूप में. और उसके अलावा बहुत से यहाँ के भी लोग हैं, छोटे छोटे लोग, जिन्होंने एक एजेंट का रूप निभाया है. तो जैसा हमने देखा कि सिर्फ नागपुर और विदर्भ के जो निवेशक है उनसे 8 करोड़ के ऊपर का जो लूटपाट है ये अनिरुद्ध होशिंग ने किया हुआ है. भारत भर में जैसे कि लखनऊ में भी कुछ लोगों को उसने अपना शिकार बनाया था. करोड़ों रुपए का निवेश इसमें हो चुका है. लोगों की जो है वो ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना घर जो है वो गिरवी रखकर कर्जा लेकर जो है बैंक से इन लोगों को पैसे दिए हैं. अब बात ऐसी है कि पुलिस ने अनिरुद्ध होशिंग को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन जब
निवेशक कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो है वो मीरा फडणवीस जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि उसके कहने पर ही इन सभी निवेशकों ने इसमें पैसा जो है वो अपना लगाया है। तो पुलिस मीरा फडणवीस को इस मामले में आरोपी क्यों नहीं बना रही, या फिर उसे पूछताछ के लिए पुलिस थाने में क्यों नहीं बुला रही, ये एक अहम सवाल जो है वो सभी निवेशकों के सामने खड़ा हो चुका है। पर्सन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज़, नागपुर।